सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आई थिंक मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम इसके बाद हम लोग ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। और एक अच्छी खबर आपके लिए कि पेपर कैंसिल हो गए हैं। पेपर जो 10th के हैं वो कैंसिल हो गए हैं और 12th के पोस्टपोन्ड हो गए हैं। आई थिंक जून तक हमारे पेपर होंगे 12th के। देखते हैं कब तक होंगे। चलिए, तब तक आपके लिए तो और एक टाइम मिल गया है आपको कि आप अपनी पढ़ाई और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे आज। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज। मैंने बताया भी था आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जिनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, जिनके क्या कहते हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जो हमें नेचर की तरफ से मिले हैं। ठीक है ना, और जिनका क्या कहते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन डिस्कवर्ड और एक्सप्लोर्ड। मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो अभी डिस्कवरी करी गई है लेटेस्ट अभी, और इन ओनली इन द रिसेंट पास्ट विच आर नॉट गेन पॉपुलरली फॉर देयर यूज। मतलब उनकी इतनी पॉपुलैरिटी अभी नहीं हुई है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये सब क्या है, अभी अभी डिस्कवर हुए हैं और इनकी अभी पॉपुलर उतना नहीं है ये इंडिविजुअल्स में। ग्रोथ ऑफ कोल यूज, इट्स चेंजिंग यूज प्रोफाइल। अब देखिए, हम देखेंगे नॉर्मली हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, कोल का बहुत यूज़ होता है, कोयले का बहुत यूज़ होता है डिफरेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, काफ़ी चीज़ों में। तो ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1951 एंड एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब 2000 तक, कंजप्शन ऑफ कोल राइज हैज़ राइजन नियरली 10 टाइम्स। मतलब कि बोल रहा है कि 1951 से और 2000 तक हमारा क्या कहते हैं कि जो कोल था, कोल का कंजप्शन था, वो 10 गुना बढ़ा है। ठीक है, मतलब कोल 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है, 10 टाइम्स। हाउएवर द यूज़ पैटर्न हैज़ अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज। बट जो यूज़ पैटर्न है, कहाँ कहाँ यूज़ करा जा रहा है कोल को, वो चेंज हुआ है। कैसे? नॉन कॉमर्शियल यूज़ ऑफ कोल और डायरेक्ट फाइनल कंजप्शन हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन फेवर ऑफ कॉमर्शियल यूज़। आज के टाइम पहले क्या था, नॉन कॉमर्शियल यूज़ ऑफ कोल, मतलब कि पहले लोग घर में अपने कोल को कुकिंग वुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते थे। बट आज के टाइम क्या है, आज के टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल को यूज़ करा जा रहा है। मतलब बोलने का ये मतलब है, पहले लोग घर में कोल का यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए, खाना-वाना बनाने के लिए। बट आज के टाइम क्या है, आज के टाइम में जो कोल है हमारे यहाँ, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, कुकिंग के लिए कोई नहीं यूज़ करता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कुकिंग जो कोल का यूज़ है वो चेंज हो गया है। मतलब कोल को अब डिफरेंट यूजेस में, दूसरे यूजेस में यूज़ करा जाने लगा है। प्रेजेंटली कोल इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। हमारे यहाँ जो कॉमर्शियल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो मेनली कोल के ही थ्रू होती है। ठीक है ना, तो कोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कन्वेंशनल सोर्सेस समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेस तो मैंने आपको बताया था, कन्वेंशनल सोर्स पहले भी मैंने आपको बताया है, यहाँ नहीं बताया। चलिए मैं अब बता देता हूँ कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहली बात, कन्वेंशनल सोर्सेस में क्या आएगा? कन्वेंशनल सोर्स में सबसे पहले कोल आएगा। अमंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोल। कोल हमारा सबसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि सबसे पुराना है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी आते हैं जो बहुत ही क्या कहते हैं, हमारे नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेस टाइप में है। नेचुरल हमें गॉड गिफ्टेड हमें मिले हैं और उनका हम यूज़ करके चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अमंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला क्या आता है? कोल आता है। ठीक है, और कोल क्या है? कोल हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कोल का बहुत ही रिच प्रोडक्शन है। मतलब कोल, इंडिया इज रिच इन कोल प्रोडक्शन। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोल होता है, हम शायद सेकंड या थर्ड नंबर में आते हैं इस समय। तो इन 1950-51 प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया वॉज 328 लाख टन। 1950 में हमारे यहाँ 328 लाख टन हमारे यहाँ कोल का प्रोडक्शन हुआ था। और इस समय है 2017-18 में 6764। ये फिगर आपको याद नहीं रखना है, बट आप समझिए कि कोल हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि जो बहुत पुराने सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, जो क्या कहते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। और कोल हमारे यहाँ कितना ज़्यादा अबंडेंट अवेलेबल है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस, जितनी भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें से 67% कोल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, 60 मतलब ज़्यादातर जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, वो कोल से ही होती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज टोटल रिजर्व। 2018 में ये एस्टिमेट करा गया कि इंडिया के पास 319 बिलियन टन कोल का रिजर्व है। ठीक है, इतना इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है,
अच्छी बात है। द प्रिंसिपल कंज्यूमर ऑफ कोल, कोल का मेन कंज्यूम कौन करता है? थर्मल पावर स्टेशन, आप लोग जानते हैं थर्मल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मेनली ये कोल का यूज़ करता है। यूजिंग कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, स्टील प्लांट जितने भी हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है ये सब कोल का यूज़ करते हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज है, रेलवे है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है, ब्रिक्स है, ये सारे कोल्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्शन करने में ये सारी चीज़ें कोल का ही यूज़ करते हैं। तो कोल देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मेनली मैंने बताया ना कि जो हम जितनी भी हमारे यहाँ अगर 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, 100% एनर्जी हमारे यहाँ जनरेट हो रही है, तो वो कोल 67% उसमें से एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है ना। मतलब कि एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कोल में है, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कोल में है, ठीक है। अब देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या, इट इज़ अनदर पेट्रोलियम दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज फार लेस देन, जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमारे यहाँ डिमांड ऑफ पेट्रोल ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ पेट्रोल क्या है, कम है। तो डीएल ग्रेटर देन एसएल, ठीक है ना, डिमांड फॉर पेट्रोल ग्रेटर देन है सप्लाई ऑफ पेट्रोल से। तो डोमेस्टिक एनुअल प्रोडक्शन, जो हमारे यहाँ का एनुअल प्रोडक्शन हर साल प्रोडक्शन होता है पेट्रोल का, वो स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। लास्ट 8 ईयर्स 8 साल से इतना ही लमसम 36 to 38 मिलियन टन ही हमारे यहाँ हो पा रहा है पेट्रोल का प्रोडक्शन, मतलब रुका हुआ इतनी इसी के आसपास ही होता रहता है, ठीक है। तो द गैप बिटवीन डोमेस्टिक कंजम्पशन और कंजप्शन हमारे यहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ पेट्रोल का कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है दिन का दिन, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजप्शन पेट्रोल का ज़्यादा है और डोमेस्टिक कंजप्शन किसका, पेट्रोल का हमारे यहाँ ज़्यादा है, और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है पेट्रोल का वो कम है। तो ड्यू टू हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रेड डेफिसिट। बीओपी में मैंने आई थिंक मैंने नहीं डाला है बीओपी, ठीक है, मैं डालूंगा तो उसमें समझाऊंगा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। चलिए ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज गैस। अब गैस कैसे, एक जो गैस नॉर्मल सीएनजी गैसेस, एलपीजी गैसेस आपने नाम सुना होगा, तो ये सारे कैसे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है। एनर्जी वो अपने अंदर वाली नहीं एनर्जी, एनर्जी वो क्या कहते हैं, जो फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हेयर वी आर रेफरिंग टू नेचुरल गैसेस, हम लोग यहाँ नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इन सब की गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल गैसेस जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, अवेलेबल हैं, विच अर्लियर यूज टू बी फ्लैड अप बर्nt ओइंग टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, जो हमारे नेचुरल गैसेस थी वो बर्nt हो जाती थी, मतलब उनका हम यूज़ उतना नहीं कर पाते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ बहुत ही कमी थी, तो वो बर्बाद हो जाती थी। जो पहले हमारे पास एक्चुअली में जो 1950s के टाइम हमारे यहाँ, तब भी हमारे यहाँ अबंडेंट अमाउंट में क्या कहते हैं कि गैसेस अवेलेबल थी, बट हम उनका यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी। तो दिस गैस इज लिक्विफाइड एंड यूज्ड लार्जली इन फ्यूल। हमारे यहाँ जो गैस है उनका हम लिक्विफाइड में, मतलब लिक्विड में चेंज करके उनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं हाउस होल्ड में, जैसे एलपीजी सिलेंडर आपने सुना होगा। तो गैसेस को आज के टाइम हम एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस के थ्रू भी यूज करते हैं। कॉमर्शियल यूज भी करते हैं हम गैसेस का, जैसे कि सीएनजी, और कुछ प्रोडक्शन करना है तो भी हम गैसेस का यूज करते हैं। तो कॉमर्शियल यूज ऑफ गैस बाय स्टील फैक्ट्रीज, जो स्टील फैब्रिकेटर्स हैं, तो वो भी हमारे क्या कहते हैं, फैब्रिक जो स्टील फैब्रिक बनाते हैं, तो वो भी हमारे गैसेस का यूज़ करते हैं। तो ऑफ लेट यूज़ ऑफ एलपीजी एंड फ्यूल ऑफ कार्स, आज के टाइम देखिए कार्स में भी एलपीजी सिलेंडर का यूज़ करा जाने लगा है। तो ये बता रहा है कि गैस का हमारे यहाँ पहले उतना कंजप्शन नहीं होता था, बट रिसेंटली गैस का कंजप्शन और बढ़ा है। और गैस, ये जो एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ये उतना पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू जो हमारी हार्मफुल गैसेस हैं। पेट्रोल जितना क्या कहते हैं पॉल्यूशन करता है, उतना ज़्यादा हमारा सीएनजी एलपीजी गैसेस नहीं करते हैं, ठीक है ना। और यही यहाँ बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गैस हैज़ स्केल्ड अप फ्रॉम 1.5 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। ये सब आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ गया है कितना। बता रहा है यहाँ 1.5 बिलियन था 1970 में होता था, अब 31.90 बिलियन होने लगा है। हाउएवर आज के टाइम, हाउएवर एट द करंट रेट ऑफ प्रोडक्शन स्टॉक ऑफ नेचुरल गैस में नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब बोल रहा है कि जो अब एक भाई बात बताइए, जो हमारे यहाँ जितनी भी गैसेस हैं तो उनका एक लिमिटेड स्टॉक है ना, अनलिमिटेड स्टॉक तो है नहीं, तो एक समय बाद ये खत्म हो जाएंगे। मीन नॉट लास्ट लॉन्ग बोल रहा है ना कि एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। हैंस वी मस्ट कंजर्व द यूज ऑफ
एलपीजी एज ए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। तो हमें एलपीजी को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी हमारा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलाता है, जो पेट्रोल है वो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, ठीक है ना। तो एलपीजी को हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोलियम तो हमने पढ़ लिया था। नेचुरल गैसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल गैसेस इट इज इक्वली, नेचुरल गैसेस भी हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने अभी कोल देखा था, फिर पेट्रोलियम देखा था, फिर नेचुरल गैसेस देखे। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो जैसे आज के टाइम नेचुरल गैसेस क्या है, नेचुरल गैसेस एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाता है फर्टिलाइजर्स में, पेट्रोलियम में, इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज करी जाती है नेचुरल गैसेस। और घर में हाउस होल्ड में खाना ना बनाने के लिए नेचुरल गैसेस का यूज़ करा जाता है। हमारे यहाँ मेन रिजर्व कहाँ है नेचुरल गैसेस का, मतलब कहाँ कहाँ मेन जो गैस हैं वो पाई जाती हैं। मुंबई में हमारे यहाँ नेचुरल गैसेस के रिजर्व पाए गए हैं, गुजरात में, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। मतलब इन सब जगह हमारे यहाँ नेचुरल गैसेस अवेलेबल हैं। मतलब अवेलेबल ऐसा नहीं, अवेलेबल मतलब रिजर्व अवेलेबल है। जब हम लोग निकालते हैं माइन उसका करते हैं तो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें। मतलब इन स्टेट्स में हमारे यहाँ रिजर्व पाए गए हैं नेचुरल गैसेस के, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट एलपीजी इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। वही बात है, इट मे बी नोटेड दैट एलपीजी इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के थ्रू हम लोग एलपीजी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल एक एज अ बाय प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, डिड यू नो भाई देख लेते हैं। लिग्नाइट इज क्वाइट सिमिलर टू द कोल। एक लिग्नाइट हमारा नॉन कन्वेंशनल सॉरी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब लिग्नाइट आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप गूगल करिएगा। तो लिग्नाइट इज क्वाइट सिमिलर टू, जो लिग्नाइट होता है वो कोल के सिमिलर होता है। मतलब लिग्नाइट और कोल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वो लिग्नाइट भी हमारा एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो बात ये चल रही है कि क्यों ना, अगर हम हमारा कोल का एक टाइम बाद रिजर्व खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह हम लिग्नाइट क्यों ना यूज करें एनर्जी क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो इट इज मेनली यूज दोज थर्मल पावर स्टेशन विच आर क्लोज टू लिग्नाइट फील्ड। मतलब कि लिग्नाइट का वहाँ यूज करा जाता है जहाँ अ, जहाँ पे क्या कहते हैं ये अवेलेबल है। जैसे ये थर्मल पावर स्टेशन है तो इसके पास में अगर कहीं लिग्नाइट का रिजर्व है, अवेलेबल है, तो थर्मल पावर स्टेशन में लिग्नाइट का यूज़ कर दिया जाएगा, कोल का यूज़ नहीं करा जा रहा है। और नॉर्मली देखा गया तमिलनाडु और गुजरात में इसका रिजर्व पाया गया है। 20 मिलियन टन्स हमारे यहाँ इस समय लिग्नाइट अवेलेबल है। तो क्यों ना अगर हम क्या कहते हैं कोल की जगह इसका यूज़ कर लें, बात ये चल रही है, ठीक है। अब ये क्या अलार्मिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कोल रिजर्व एंड द यूज ऑफ कोल फॉर प्रोडक्शन पर्पस इज राइजिंग फॉर अलार्मिंग प्रोपोर्शन। मतलब बोल रहा है कि कोल का रिजर्व हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से कोल निकल रहा है उसका कोल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोल का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि अलार्मिंग प्रोपोर्शन में आ गया है, ठीक है। सेकंड क्या, इट इज़ फियर्ड दैट डिमांड फॉर कोल कंटिन्यूज टू राइज एट द एग्जिस्टिंग रेट, द कोल सप्लाईज ऑफ द कंट्री में नॉट लॉन्गर देन 125 ईयर्स। बोल रहा है कि अगर कोल की इस तरीके से डिमांड बढ़ती रही तो 125 साल के बाद हमारा कोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद द करंट रेट ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल। और अगर जिस तरीके से अभी क्रूड ऑयल, पेट्रोल वगैरह की डिमांड कर रहे हैं हम लोग, डीजल वगैरह की डिमांड कर रहे हैं, नेचुरल गैसेस की डिमांड कर रहे हैं, तो 25 साल के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जिस तरीके से अभी यूज़ कर रहे हैं, जिस भयंकर तरीके से अभी यूज़ कर रहे हैं, तो कोल 125 साल तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरीके से अभी हम पेट्रोलियम या क्या कहते हैं डीजल, नेचुरल गैसेस का यूज़ कर रहे हैं, 25 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो कीपिंग इन माइंड वी आर कंसिडरिंग अ फ्रीज ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल रिलाइंग ग्रेटली। और इसी बात को हम ध्यान रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ जितना रिजर्व है वो 125 साल तक चलेगा और 25 साल तक चलेगा। तभी हम ज़्यादातर बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने रिजर्व को बचा सकें, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मेन, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीन तरीके से मेन सोर्सेस हैं इंडिया में, तीन मेन सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। एक तो है थर्मल पावर स्टेशन, ये आपके सामने थर्मल पावर स्टेशन बना हुआ है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन और एटॉमिक पावर स्टेशन। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्या कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू जनरेट होती है। देखिए लिखा भी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड रिलाइंग मोर ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम इंडिपेंडेंस के बाद तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, बट आज के टाइम हम लोग
थर्मल पावर स्टेशन में शिफ्ट हो गए, और थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करता है? कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है ना? तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस के थ्रू करते थे प्रोड्यूस ज़्यादातर कोल, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी। और अब हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। दिस इज, अब क्या लिखा है, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द यूज ऑफ कोल इन थर्मल पावर स्टेशन कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। वाई? अब आपको एक पता होगी बात कि अगर हम थर्मल पावर स्टेशन में कोल का यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना? तो हम क्यों यूज कर रहे हैं कोल का, क्या कहते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि एक बात ये है कि कोल का हमारे पास ज़्यादा रिजर्व है, भाई कोल का बहुत ज़्यादा रिजर्व है। और दूसरी बात ये है, इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इन्वॉल्व ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और क्या होता है कि जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन जो है, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन जिनके थ्रू हम पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, ये सारे बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, इनको अगर हम कोई एक पर्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बनाते थे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता था। और इनका गेस्टेशन पीरियड भी बहुत ही, क्या कहते हैं, रिटर्न बहुत ही गवर्नमेंट को बहुत ही लेट में मिलता था इन सब से। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मेन क्या करा, मेन किस में रिलाई करना चालू करा, मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे चालू करा, मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट चालू करा। 1 मिनट रुकिए, चला गया नीचे। कहाँ गया भाई? हम्म तो मेन गवर्नमेंट ने इसी वजह से किस में शिफ्ट करे, हमारा थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, देखिए लिखा भी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड रिलाइंग मोर ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बट ओवर द टाइम हम लोग थर्मल पावर स्टेशन में शिफ्ट हो गए। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट द यूज इन थर्मल पावर स्टेशन कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। वाई? वही बात बोल रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन में हम जो कूल का यूज़ करते हैं उससे पॉल्यूशन तो होता है, बट हम लोग थर्मल पावर स्टेशन में के थ्रू इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पहली बात तो कोल का रिजर्व ज़्यादा है, कोल हमारे यहाँ अबंडेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और दूसरी बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसका रिटर्न बहुत ही लेट में मिलता है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है? सोलर एनर्जी, गॉड गिफ्ट, विंड एनर्जी, बायोमास, गोबर गैस, geothermal energy, energy through tides and waves as well as temperature gradient overseas। तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इनको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये अभी अभी डिस्कवर करे हैं और ये हमारे अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, ये कभी खत्म नहीं होंगे एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना। बट जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो सारे हमारे एक समय बाद खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे एक डिफरेंस था जो हम लोगों ने आज पढ़ा, और होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके।